Hello dear students, our next topic is unemployment. चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट में हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया है, इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अदर इश्यूज, जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यू माइट सीन पीपल्स फॉर लुकिंग जॉब्स। आप देखोगे कि देखा होगा आपने कि लोग हैं क्या जॉब के लिए मतलब कि ट्राई करते रहते हैं, कंपनीज में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, ठीक है। कुछ पर्सन्स जॉब्स के लिए क्या है जॉब है ट्राई करते हैं, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं रिलेटिव्स के थ्रू जॉब के लिए पूछते हैं कि उनको अगर कोई भी रिलेटिव है या उनका कोई फ्रेंड है अच्छी जॉब उनको प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि कंट्रीज में बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो जॉब के लिए वन प्लेस से अदर प्लेस में ट्राई करते रहते हैं ताकि उनको बेटर जॉब मिल जाए। अगर उनको बेटर जॉब प्रोवाइड होगी तो वो क्या है, उनके पास सैलरी भी बेटर आएगी और वो अपनी लाइफ को बेटर वे में क्या कहते हैं कंप्लीट कर पाएंगे। जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बेटर वे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ को अच्छे वे में सर्वाइव कर सकते हैं, वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन की जो मेन अगर वो एजुकेशन अटेन करता है उसके बाद उसका मेन मोटिव होता है कि उसको बेस्ट जॉब प्रोवाइड हो ताकि वो अपनी लाइफ को ईजिली सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब देखो कि हम जॉब्स डिफरेंट एरिया में जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के अपना बायोडाटा देने जाते हैं, ऑफिसेज में बायोडाटा देते हैं, कंपनीज में डाटा देते हैं ताकि उनको बेटर जॉब मिल जाए, ठीक है। बट क्या है उनको फिर भी घर पे ही रहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती है। कई बार तो हम देखते हैं ना कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती है हमारे पास कि टीचर से रिलेटेड जॉब्स हैं, न्यूज़पेपर में चेक करते हैं, या डॉक्टर से रिलेटेड है, कोई भी रिलेटेड जॉब्स है तो वो हमें न्यूज़पेपर में मिल जाती है। बट कई बार पर्सन जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं बट फिर भी उनको अगर जॉब नहीं मिलती है तो मीन्स या तो उनमें एबिलिटी नहीं है या फिर उस टाइम पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो जो NSSO ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है NSSO, इट्स फुल फॉर्म इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्यों इम्प्लीमेंट की गई थी ताकि कंट्री में जो पॉवर्टी की सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशंस हैं उनके बारे में मेजर किया जा सके, एस्टिमेशन किया जा सके कि कंट्री में कितने पर्सन पुअर्स हैं, कौन से कितने पर्सनस हैं जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है, और जो पॉवर्टी में आते हैं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी में डिफरेंस होता है। पॉवर्टी में तो वो पर्सन इंक्लूड होते हैं जो सिर्फ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं लाइक फूड, क्लोथ्स वगैरह, शेल्टर। एंड पॉवर्टी लाइन में कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो NSSO ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों इम्प्लीमेंट की गई थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कंट्री में, पॉवर्टी की सिचुएशन है उसको एस्टिमेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो NSSO ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट में वो पर्सन इंक्लूड होते हैं जो जिनके पास जॉब्स नहीं होती है, जिनके पास काम नहीं होता है करने के लिए, बट फिर भी वो क्या है ट्राई करते रहते हैं जॉब के लिए थ्रू देयर फ्रेंड्स, ठीक है, इंटरमीडिएरीज जो मेडिएटर्स होते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स के थ्रू या अपनी फैमिली के थ्रू वो क्या है जॉब के लिए ट्राई करते हैं इन दी प्रिवेलिंग वेजेस, ठीक है। और वो क्या है, अगर देखो सपोज करो कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, ठीक है, बट मैं जिस अकॉर्डिंग मैंने एजुकेशन ली है मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड हो, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे सैलरी प्रोवाइड हो। बट उस टाइम पे अगर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं निकली होती है, जिस टाइम मैं जॉब करना चाहती हूँ मुझे जॉब्स ही नहीं प्रोवाइड हो रही है, तो मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे जॉब प्रोवाइड नहीं हो रही है तो मैं ऐसा सोचूंगी कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, ठीक है, प्रिवेलिंग वेजेस पे। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बेटर सैलरी प्रोवाइड होने वाली जॉब मिले बट वो उस टाइम पे नहीं मिल रही है, तो मैं अगर मुझे कम सैलरी भी प्रोवाइड होगी जॉब में तो मैं वो जॉब करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी, ठीक है। या फिर कम मेरे में क्वालिफिकेशन है करने की जॉब, ठीक है, बट अगर मुझे अपनी क्वालिफिकेशन से कम क्वालिफिकेशन की जॉब करनी भी हो ना, उससे रिलेटेड जॉब करनी हो तब भी मैं जॉब करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। बट इसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज मेरे पास कोई और चांस नहीं है, ठीक है। जॉब ना करने से बेटर है कि मैं कोई भी जॉब कर लूँ, ठीक है, मतलब जॉब्स हैं वो अच्छी हो, ठीक है, जॉब कर लूँ और क्या है अपनी क्वालिफिकेशन से, अपनी एबिलिटी से कम एबिलिटी वाली जॉब भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी।
ओके। अब देखो जो ह्यूमंस हैं, मैन है, वो जॉब करते ही क्यों हैं? जॉब इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ को बेटर सर्वाइव करना चाहते हैं, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स है जो लाइफ की वो कंप्लीट हो जाए, कंफर्टेबली अपनी लाइफ को वो क्या है सर्वाइव कर सके। क्योंकि अगर उनके पास जॉब्स नहीं होंगी तो वो अपनी लाइफ को बेटर सर्वाइव नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is a situation in which people is ready to do job but they do not get job, called unemployment। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पीपल्स क्या है जॉब करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो जॉब करने के लिए रेडी होते हैं, बट क्या है उनको जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। जॉब क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि उस टाइम पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे उसको। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब लोगों के पास जॉब नहीं होती है करने के लिए, बट जो पीपल्स हैं वो विलिंग होती हैं जॉब करने के लिए, बट उनको जॉब रिक्वायर नहीं, जॉब है वो नहीं मिल पाती है, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट है 3 सोर्सेज हैं, 3 सोर्स ऑफ डाटा जिसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एस्टिमेशन कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। Three source of data on unemployment। रिपोर्ट ऑफ, फर्स्ट है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड है NSSO रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है NSSO रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ, देखो थर्ड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन, डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। अब देखो फर्स्ट 3 सोर्सेज है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अगर हम डाटा कलेक्ट करके एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की सेंसस की रिपोर्ट से हम पता कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन, उसके बारे में एस्टिमेट कर सकते हैं हम, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एस्टिमेशन हम कर सकते हैं कि कंट्री में इतने पर्सनस हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास जॉब नहीं है। सेंसस की रिपोर्ट मतलब कि जनसंख्या की जो सेंसस करते हैं, कलेक्शन करते हैं ना 5 ईयर्स के बाद कि हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। सेंसस करने मतलब उनकी जनगणना करनी, पॉपुलेशन को काउंट करना, ठीक है। तो उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि
कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो क्या है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में ज़्यादा है। NSSO रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बताया था कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंप्लीमेंट की थी, ताकि पॉवर्टी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसके बारे में एस्टिमेशन किया जा सके। तो NSSO की रिपोर्ट से हम NSSO ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से हम क्या है, जो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की क्या रिपोर्ट है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या रिपोर्ट है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। थर्ड है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ठीक है। अब ये थर्ड सोर्सेज है जिसके थ्रू हम क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एस्टिमेट कर सकते हैं। इन तीनों के थ्रू अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एस्टिमेट करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन हमारे सामने शो होगी। ओके, अब देखो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, इसका मीनिंग क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं जो जिन पर्सन के पास जॉब्स नहीं होती है, जॉब सीकर्स होते हैं, जो जॉब को फाइंड कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है वो गवर्नमेंट ऑफिसेज ही होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही ऑफिसेज होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जो कि क्या है, जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं होती है, जॉब सीकर्स होते हैं, उसको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन थ्री सोर्सेज से हम क्या है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में फाइंड कर सकते हैं, और जो हमारे पास एस्टिमेशन आएगी वो भी डिफरेंट टाइप की होगी, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट की मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, सेम ही होगी, ठीक है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मेन रीजंस क्या है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं जिसकी वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, वो चीज़ें सेम ही होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, कि किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट टाइप ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, व्हाट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जब पर्सन को पूरे साल जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। देखो कोई भी पर्सन है जब उसको पूरे साल 1 ईयर में 365-66 डेज होते हैं, तब उनको एक दिन के लिए भी जॉब नहीं मिल पाती है, मतलब पूरे साल उसको फ्री रहना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जब पर्सन को पूरे साल में जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो वो होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। When a person get a job below his capacity or qualification, ठीक है, then this employment is called under unemployment। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब पर्सन को जॉब तो मिल जाती है बट जो उसमें क्वालिफिकेशन है, जो उसमें एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। जिस वेजेस में वो जॉब करना चाहता है उतनी उस वेजेस के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिलती है, या उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है उसको। जो उसमें क्वालिफिकेशन है जॉब करने के लिए, उस क्वालिफिकेशन के बिलो उसको जॉब मिलती है, उसको हम कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन को 1 ईयर में ओनली 273 डेज जॉब प्रोवाइड होती है, ठीक है, और ओनली 8 आवर्स उसको काम करना पड़ता है, पर डे में उसको 8 आवर्स काम करना पड़ता है, मीन्स 8 घंटे उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। और अगर 365 डेज है तो उसमें से उसे 273 डेज वर्क करना पड़ता है, देन दोज पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड इन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज उनको जॉब तो मिल जाती है बट उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती है। क्लियर है, पूरा साल उनको जॉब नहीं मिलती है, तो दोज पर्सन इंक्लूडेड इन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड टाइप है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम छुपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मेनली क्या होता है कि
कोई भी एरिया में, कोई भी इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया की एग्जांपल है इसमें मेन बेस्ट, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर एरिया में पाई जाती है। ठीक है, क्यों? अब देखो एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर एरिया में 5% काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो 20 किलो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एरिया और उसमें 5% काम कर रहे हैं, 5 लेबर उसमें काम कर रहे हैं। लेबर मीन्स पर्सनस ही होंगे, जो घर के पर्सनस हैं वो अपना, देखो एग्रीकल्चर में लोगों के पास अपनी खुद की लैंड होती है, ठीक है, तो 5% एग्रीकल्चर एरिया में काम कर रहे हैं और वो 50 किलो वीट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। 50 किलो वीट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बट वैसे टोटल परिवार में जो फैमिली में मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर 10 है, 10 मेंबर है टोटल, ठीक है। तो 10 नहीं, सॉरी 8 ले लेते हैं हम, आप 10 भी ले सकते हो, वैसे हम 8 को लेके चलते हैं कि देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जितने पर्सन काम कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा पर्सन अगर काम करने लग जाए उस एरिया में, बट प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आता, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखो एग्जाम्पल से कैसे क्लियर होगा। एग्रीकल्चर एरिया है, ठीक है, परिवार के टोटल 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 5 मेंबर हैं, 5 पर्सन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एरिया में 50 किलो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बट 5 में से अब 3 पर्सन्स हैं वो फ्री हैं, 3% फ्री है, ठीक है। अगर उन 3% को कहीं और जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या करते हैं? अगर इन 5 मेंबर्स के साथ ही काम करना शुरू कर दे, ठीक है, यहाँ पे 8% काम करना शुरू कर दे, सारे 3 मेंबर्स को जॉब नहीं मिल पा रही है कहीं और, तो अगर 3% एग्रीकल्चर एरिया में काम करना शुरू कर दे, बट प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रोडक्शन 50 किलो ही हो रही है वीट की, ठीक है, तो उस एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा पर्सन उस एरिया में इन्वॉल्व होकर प्रोडक्शन कर रहे हैं बट प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इन 3 पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे? ये जो 3 पर्सन्स थे इनको हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, क्योंकि इनके काम करने से प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर ये क्या, ये जो 3 पर्सन्स है वो क्या है? इसकी प्रोडक्शन में अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही है। क्लियर है? अगर ऐसे हो कि हाँ अगर 3 पर्सन इसमें इन्वॉल्व किए हैं और जो प्रोडक्शन है वीट की 80 किलो हो रही है, फिर तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब ज़रूरत तो 5 लेबर्स की है वर्क करने के लिए, बट 3 लेबर्स को काम ना मिलने की वजह से वो भी इसी में इंक्लूड हो गए। 8 मेंबर्स अगर 50 किलो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, देन दिस एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। एंड लास्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। 2 टाइप्स और करवा देती हूँ मैं आपको। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? मेनली एग्रीकल्चर एरिया में जो फार्मर्स होते हैं उनसे रिलेटेड ही ये कंसेप्ट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर एरिया में जो फार्मर काम कर रहे होते हैं वो पूरे कंप्लीट ईयर के लिए वो वर्क नहीं कर सकते हैं। 6 मंथ अगर उन्होंने कोई भी क्रॉप, वीट की या फिर राइस की, शुगर केन की, कोई भी क्रॉप वो ग्रो करते हैं, 6 मंथ उनको वर्क करना पड़ता है, और जो आफ्टर 6 मंथ है बाद वाले उनमें उनको फ्री रहना पड़ता है, ठीक है। उनको फ्री क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर क्या है? सीजन पे डिपेंड है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो मेनली वो सीजन पे डिपेंड होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है? 6 मंथ लोगों को काम करना पड़ता है और 6 मंथ फ्री रहना पड़ता है। 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ उन्होंने कोई भी क्रॉप अगर ग्रो की है, वीट की, राइस की, एक्सेट्रा कोई भी, ठीक है, तो उसके जो 6 मंथ होंगे, आफ्टर 6 मंथ उस टाइम उनको क्या है? फ्री रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में जिसमें 6 मंथ तो लोगों को जॉब मिल जाती है, काम मिल जाता है, बट बाद के जो 6 मंथ होते हैं वो क्या है? उनको फ्री रहना पड़ता है। और ये भी अनएम्प्लॉयमेंट मेनली क्या है? एग्रीकल्चर एरिया में पाई जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? सीजनल बेस्ड इंडस्ट्री है एक तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जब लोगों को क्या है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब के लिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन है रूरल एरिया में रह रहा है, रूरल एरिया में अगर उसको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं हो रही है तो वो क्या करेगा, अगर अर्बन एरिया में जाता है, ठीक है, जॉब के लिए, और वहाँ पे उसका किसी भी कंपनी में जाके वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो एम्प्लॉय है उसका ओनर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बन पाता है। मीन्स कि अगर मैं जॉब के लिए जा रही हूँ अर्बन एरिया में, तो जो एम्प्लॉय है वो मैंने उनसे बोला कि मुझे 10,000 सैलरी चाहिए, ठीक है, बट वो कहते हैं कि हम आपको ओनली 5,000 की सैलरी प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा क्या है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, जो मैं चाहती हूँ उस अकॉर्डिंग मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वो किस में आती है एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब कोई पर्सन वन प्लेस से अनदर प्लेस में जॉब के लिए जाता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको बेस्ट जॉब प्रोवाइड हो, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अच्छी सैलरी मिले, तो इसके लिए उसको क्या है, अगर एक कंपनी में उसको जॉब नहीं मिल पा रही तो वो अनदर कंपनी में जाकर ट्राई करेगा, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब लेने के लिए, तो इस तरह उसको क्या है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल मीन्स उसको स्ट्रगलिंग करनी पड़ रही है जॉब के लिए। तो ये आपके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमने व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो मेनली अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारी कंट्री में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए हैं ताकि कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की उसको कम किया जा सके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो गवर्नमेंट ने मेनली देखो कि हमने, आपने पहले कभी रीड किया होगा 10th की बुक में कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने 2005 में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, 2005 में, इन 2005 महात्मा गांधी स्टार्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये एक प्रोग्राम है जो महात्मा गांधी ने इम्प्लीमेंट किया था इन 2005 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया था इस प्रोग्राम को। इसके अंदर क्या है कि परिवार के, फैमिली के एक मेंबर को, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, फैमिली के एक जो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिलीज हैं, उनमें कम से कम एटलीस्ट वन मेंबर को क्या है 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी। मीन्स कि अगर 1 ईयर में 365 डेज होते हैं तो उसमें से परिवार के, हर एक परिवार के एक एक मेंबर को क्या है 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। 100 डेज की उनको वेतन रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी डेज उनको कुछ जॉब्स नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, वेजेस नहीं दी जाएगी, बट 100 डेज उनको क्या है वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ उन्हीं के लिए था जो फैमिलीज बहुत ही पुअर कैटेगरी में आती है, ठीक है, और जिनके पास जॉब करने के लिए कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है, इनकम का उनके पास कोई सोर्स नहीं है। क्लियर है। और बाद में देखो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट मीन्स जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लाइक जैसे नरेंद्र मोदी है, ठीक है, जो पहले जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी क्या है बहुत ट्राई कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको रिमूव किया जा सके। अब देखो इन एफर्ट्स को जो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एफर्ट्स कर रही है उन एफर्ट्स को 2 टाइप्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखो जो हमारी गवर्नमेंट है,
ठीक है, वो मेनली क्या कर रही है कि लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, फॉर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट और क्या कर रही है, फैक्ट्रीज वगैरह रन कर रही है, होटल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ताकि लोगों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड हो, ठीक है। अब देखो जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज होते हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज मीन्स गवर्नमेंट की अपने खुद के बिजनेस होते हैं। गवर्नमेंट देखो मेनली जो लोगों को जॉब, जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं होती उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाती है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, ठीक है। और साथ में ही क्या है, गवर्नमेंट देखो, अब देखो गवर्नमेंट उनको इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, फर्म हैं, होटल हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे भी उनको जॉब्स प्रोवाइड करवा रही है कि वो जो गवर्नमेंट उनको वो जॉब्स प्रोवाइड करवा रही है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, मीन्स डायरेक्टली वो वर्कर्स को वहाँ पे क्या है जॉब दे रही है। मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, तो उन एफर्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब लोग गवर्नमेंट क्या है लोगों को डायरेक्टली कंपनीज में, इंडस्ट्रीज़ में, होटल में, ट्रांसपोर्टेशन में जॉब प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए उनको जॉब्स दे रही है, तो वो पर्सन्स किस में आ जाएंगे, डायरेक्ट जॉब में, डायरेक्ट वर्कर्स बोलेंगे उनको, ठीक है, मीन्स डायरेक्टली गवर्नमेंट इनको जॉब प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। अब देखो जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज होते हैं, एंटरप्राइजेज मतलब गवर्नमेंट के खुद के बिजनेस होते हैं। जब गवर्नमेंट के खुद के बिजनेस में कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, कोई भी कमोडिटी की अगर प्रोडक्शन की जा रही है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो इसका बेनिफिट किसको होगा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, प्राइवेट, ठीक है। जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनको हम पब्लिक एंटरप्राइजेस बोलते हैं। कल भी मैंने आपको प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में डिफरेंस बताया था। पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक बिजनेस किसके कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और ये जो पब्लिक बिजनेस गवर्नमेंट करती है, इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक की वेलफेयर करना। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आर कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब देखो जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती है, बिजनेस होते हैं, तो उसमें जो भी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन मेनली जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होगा, प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में जो भी प्रोडक्शन होगी वो क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए आउटपुट होगी, उनकी रॉ मटेरियल होगा। तो अब देखो जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में प्रोडक्शन होगी रॉ मटेरियल की, उतना ही ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्राइजेज है वो उस रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उतना ही ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है कंट्री में इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में क्या है, स्टील की प्रोडक्शन हो रही है। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस मीन्स पब्लिक जो बिजनेस है उसमें अगर वर्कर्स स्टील्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्टील की, ठीक है, तो स्टील की जो प्रोडक्शन करेंगे, अगर वो जितनी ज़्यादा स्टील की प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल तैयार करेंगे स्टील का, ठीक है, तो उस रॉ मटेरियल का बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर को होगा। प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो प्राइवेट बिजनेस हैं उनको उस मटेरियल का बेनिफिट होगा। अब वो बेनिफिट कैसे होगा, क्योंकि जो पब्लिक बिजनेस में जो भी स्टील का रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा तैयार होगा, उस रॉ मटेरियल को प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या है, उस रॉ मटेरियल से यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा यूटेंसिल्स बनाने के लिए स्टील से वो क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो उस जॉब्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट जॉब्स। एंड दोज पर्सन इन्वॉल्व इन दिस जॉब्स कॉल्ड इनडायरेक्ट वर्कर्स। डायरेक्ट वर्कर्स कौन से होते हैं, जिनको गवर्नमेंट डायरेक्टली जॉब्स प्रोवाइड करवाती है। इनडायरेक्ट में कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जब गवर्नमेंट सेक्टर से रॉ मटेरियल लेके उस रॉ मटेरियल को प्राइवेट बिजनेस होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर उस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसके लिए जिन पर्सन को जॉब प्रोवाइड होती है वो पर्सन इनडायरेक्ट जॉब में आते हैं, इनडायरेक्ट वर्कर्स कहते हैं उनको। ओके, थैंक्स।